हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी परिवार में। तो साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर, उसी पर चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आप सभी साथियों को ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज थोड़ा 10 मिनट लेट हूँ। कोमल, हम बढ़िया हैं, आप सभी लोग बढ़िया हो? चलिए, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कहा जा रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पर हमने प्रेरणा के सिद्धांतों पर जो चर्चा की थी, उसमें सबसे पहले हमने बात की थी अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत। फटाफट बताइएगा जो चीज आपकी हो गई हो। अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। इसी को कहते हैं मैस्लो की मांग का सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? मैस्लो की मांग का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा जो सिद्धांत दिया था वह साथियों मनोविश्लेषणवाद था। मनोविश्लेषणवाद था। और ये मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था, ये साथियों किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तीसरा जो सिद्धांत था, ये दो सिद्धांत बताए थे, और किसी सिद्धांत के विषय में बताया था? जल्दी से बताइएगा। सिगमंड फ्रायड ने। अच्छा, एक मेरे साथियों उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत था। क्या था? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। लक्ष्मी पांडे जी नमस्कार। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत था। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा साथियों हमने आपको बताया था सक्रियता का सिद्धांत। उपलब्धि सिद्धांत किसने दिया था? मैक्जीलैंड ने दिया था और इनके सहयोगी थे होएंगा। ठीक है। सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? सोले सबरी महोदय ने दिया था। किसने दिया था? सोले सबरी महोदय ने दिया था। और मैनग्रोव यानी सोले सबरी और मैनग्रोव महोदय के द्वारा दिया गया था सक्रियता का सिद्धांत। ठीक है। अब देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। इसकी बात करेंगे आज हम मेरे साथियों। बात करेंगे संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ध्यान से देखिएगा। हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत। मेरे साथियों, इसके प्रतिपादक थे चैपलिन। क्या थे? चैपलिन थे। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आप कहता है संतुलन। संतुलन मतलब संतुलन कहते हैं बैलेंस बनाना, संतुलित करना, दोनों तरफ बराबर रहना, दोनों तरफ बराबर रहना। और स्थिर का मतलब क्या होता है? स्थैर्य का मतलब होता है स्थिरता। यानी जब व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है, जब व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाता है, उसमें अभिप्रेरणा उसको दी जाती है, तो जो उसका बैलेंस होता है वह बैलेंस और ज्यादा स्थिर हो जाता है। कैसे? मान लीजिएगा, अब होता क्या है, अगर आप हमारी शिक्षक भर्ती जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के विषय में कोई न्यूज आपको नहीं मिल रही है, तो आपका जो संतुलन है वो कभी कभी डैमेज होने लगता है। जो संतुलन है वो क्या होता है? कभी कभी डैमेज होने लगता है। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो संतुलन है और स्थिर हो जाए, ये संतुलन और स्थिर हो जाए, या ये संतुलन स्थिर कैसे होगा? जब आपको अभिप्रेरित कर दिया जाएगा, जब आपको मोटिवेट कर दिया जाएगा, जब आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। अब मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मान लीजिएगा अभी कोई न्यूज आ जाए कि जून में आने वाली है शिक्षक भर्ती परीक्षा। सिर्फ इतनी न्यूज मिल जाए, भर्ती परीक्षा आई नहीं है, सिर्फ ये न्यूज सरकार की तरफ से दे दी जाए कि जून में आएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा,
बस फिर क्या बात है। अब जैसे ही आपको अभिप्रेरणा मिली, जब आप अभिप्रेरित किए गए तो आपको अभिप्रेरणा मिल गई, और इस अभिप्रेरणा ने आपके का जो बैलेंस है, बैलेंस जो आपका भी डगमगा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और आप जी जान से पढ़ने में लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है, जो संतुलन स्थिर का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि अगर व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाए, अगर व्यक्ति को प्रेरित किया जाए तो उसका संतुलन स्थिर हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है यदि यदि व्यक्ति को अभिप्रेरणा दी जाए, अभिप्रेरणा दी जाए तो उसकी क्या है, तो उसके संतुलन में, तो उसके संतुलन में स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, और ये स्थिरता स्थायी स्थिरता होती है। क्लियर? संतुलन स्थिर का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक चैपलिन थे। कहते हैं यदि व्यक्ति को अभिप्रेरणा दी जाए तो उसके संतुलन में स्थिरता आ जाती है और स्थायी स्थिरता आती है, स्थायी स्थिरता आती है। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, सभी लोग एक बात बताओ, कल किसी बच्चे का कॉल आया था सर के पास, शायद उसको मनोविज्ञान में कोई कंफ्यूजन है, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया। इस बात पे अगर आपको डाउट है, किसी को भी जिसने सर के पास कॉल किया था, मुझे नाम नहीं पता, सर को भी नहीं पता था, वो अगर हमारा साथी यहाँ पर प्रेजेंट है या जिसको भी कोई डाउट है तो फटाफट आप पूछिएगा। जिसको भी डाउट है फटाफट पूछिएगा। अगर आपको डाउट है तो हम अभी नहीं, फिर बाद में हम और सर्च करने के बाद आपको, भाई देखिए जो हमने बुक से पढ़ा होगा वही तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो हम और भी बुक से देखेंगे और भी सर्च करेंगे, फिर आपको बताएंगे। मेरा नंबर नहीं है बच्चों के पास ना, तो बच्चे सर के पास फोन करते हैं। जिसने पूछा हो भाई पूछिएगा। अरे भाई जिसको भी डाउट हो, किसी ना किसी को तो होगा ही, किसी ना किसी को तो मेरे ऊपर शक होगा ही। जिसको शक है वो बताओ। जैसे आपका एक टॉपिक है, आप, हमें पता है आप भूल चुके होंगे, आपको अधिगम के वक्र में भी कुछ डाउट था किसी कुछ लोगों को, ठीक है। तो वो हम आपको बाद में और भी जगह से सर्च करके फिर हम आपको बताएंगे। हाँ तो सोनिया पूछो क्या प्रॉब्लम है। सोनिया बेटा पूछो, क्योंकि फिर क्लास डिस्टर्ब हो रही है, जल्दी से पूछिएगा। क्योंकि हमने सर से भी पूछा था तो सर ने कहा हमें नहीं पता है, बच्चों से ही पूछना। अच्छा नतोदर और उन्नतोदर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले देखो, मैंने ये बात तो पहले कह दी थी कि अधिगम वक्र का टॉपिक है जो आपको डाउट सेशन में आपके चल रहा है, वो हम, ठीक है। सुनिए, आपकी जो हमने पढ़ाया उसमें हम थोड़ा और देख के उसको और भी जगह से सर्च करके वो चीज हम आपको और अच्छे से बताएंगे,
ठीक है। देखिए डाउट क्या होता है, हो सकता है जब आप कहीं से कभी आपने कुछ और पढ़ा हो, हमने कुछ और बताया, तो वहां पर डाउट होना स्वाभाविक है। बट आपका डाउट है तो उसको क्लियर करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप में से कई लोगों ने ये हमसे नतोदर उन्नतोदर वाली बात कही थी। ठीक है, हमने भी देखो, हम भी कहीं ऊपर से तो पढ़ के आए नहीं है, आप लोगों जैसे ही हम हैं, बुक से ही हमने पढ़ा है, हम भी किताबी कीड़ा है। तो बाकी और भी हम बुक से देख लें, क्योंकि मैं एक बुक से नहीं पढ़ाते, हमने कम से कम 8-10 बुक से पढ़ा, इसके बाद आपको पढ़ाया। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो उसको और क्लियर करके हम आपको बताएंगे, इसीलिए अभी तक नहीं बताया। हाँ, इसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। नहीं बेटा, देखिएगा, शालिनी और निखत, इसके बाद पढ़ाएंगे बाल विकास। ये जैसे ये खत्म होगा, इसके बाद बाल विकास में 3 अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाएं हम आपको पढ़ा देंगे, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे शिक्षण। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़े। चलिए, ये बात संतुलन स्तर का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है, इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत। क्या कहते हैं? न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा, न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत। ये क्या है? न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत है मेरे साथियों। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है प्रबलन का सिद्धांत। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बोला जाता है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत, हम कह सकते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत। तीनों नाम इसको, इसके आप याद रखना है आपको। न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत और पुनर्वलन का सिद्धांत। किसका? पुनर्वलन का सिद्धांत। यहां पर देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत और पुनर्वलन का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर क्या करता है? कहता है जब जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे हम और आप सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति में, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में जो पुनर्वलन मिलता है, जो पुनर्वलन प्राप्त होता है, या जो हमको फल मिलता है, जो हमको रिजल्ट मिलता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अभिप्रेरणा में पुनर्वलन कहा जाता है, उसी को न्यूनता प्रणोद कहा जाता है, उसी को प्रबलन या सबलन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो सबसे पहला न्यूनता प्रणोद कहते हैं, उसी को प्रबलन बोलते हैं, इसी को सबलन बोलते हैं, और इसी को मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, उसी को न्यूनता प्रणोद बोलते हैं, उसी को प्रबलन बोलते हैं, इसी को सबलन बोलते हैं, इसी को पुनर्वलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर पूछा जाए कि न्यूनता प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा इसके प्रतिपादक क्लार्क हल थे। इसके प्रतिपादक कौन थे? क्लार्क हल थे। क्लार्क हल थे। क्लार्क हल ने कहा कि जैविकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैविकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति जो कार्य करता है और उस कार्य में, और उस कार्य के फलस्वरूप जो परिणाम मिलता है, जो परिणाम मिलता है उसी को पुनर्वलन कहते हैं। उसी को पुनर्वलन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुनर्वलन कहते हैं। जैसे
व्यक्ति को, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, जैसे पुनर्वलन की अगर हम बात करें तो जब आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी थी, ध्यान देना मेरी बात को, आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी थी। स्किनर की थ्योरी में स्किनर ने एक चूहे को एक बॉक्स में बंद किया था, चूहे को एक बॉक्स में बंद किया गया, और उस चूहे को जब भूख लगती थी, उस चूहे को जब भूख लगती थी तो वह चूहा उछल कूद करता था। क्या करता था? उछल कूद करता था। और उस उछल कूद करने में उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ता है, उसका पैर अचानक लीवर पर पड़ता है और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। उसी भोजन को पुनर्वलन कहकर संबोधित किया था स्किनर महोदय ने। किसने? स्किनर महोदय ने। क्लियर? अब देखिएगा, वही यहाँ पर कहता है कि जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है और उस कार्य के फलस्वरूप जो परिणाम मिलता है उसी को पुनर्वलन कहते हैं। ठीक है, जो उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जो पुनर्वलन अगर सकारात्मक है तो आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, उसी को हम प्रबलन या सबलन कहते हैं। जो चले, इतना आपका हो गया, इतना सभी का हो गया। क्लियर? सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा। जल्दी से लिखिएगा, फिर मेरे साथियों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत लिखाते हैं। शालिनी कहती हो गया, संचरवती कहती हो गया, कभी मौर्य कहती है हो गया। चलिए, तो न्यूनता प्रणोद आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद साथियों जो आपके लिए घनघोर इंपॉर्टेंट होता है वह क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वह यहाँ पर क्या होता है? वह होता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। क्या होता है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, मूल प्रवृत्ति क्या होती है? तो जो हमारे मूल, कहते हैं मूल व्यवहार से जुड़ी होती है। जैसे मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हम कहते हैं उसकी तो ये प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जो उसके कैरेक्टर में, जो उसके चरित्र में, जो उससे कार्य कराता है वह ही उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। वह क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे सभी लोग कहते हैं इसके है, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो हमने कुछ पूछा ही नहीं, आप लोग पहले से बता रहे हो मैकडूगल। अगर पूछा जाए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, मूल प्रवृत्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो मेरे साथियों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल। अब यहां पर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मूल प्रवृत्ति शब्द, ध्यान दीजिएगा, मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने।
मूल प्रवृत्ति पर मूल प्रवृत्ति पर सबसे सटीक और व्यवस्थित अध्ययन किया। और व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो वह थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल कौन थे? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या, मूल प्रवृत्ति पर सबसे सटीक और व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? विलियम मैकडूगल। अब तीसरा पॉइंट है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन का सिद्धांत किसने दिया? क्रमबद्ध सिद्धांत मैकडूगल। किसने दिया था? मैकडूगल। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या कहते हैं? कहते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जेम्स ने किया था। मूल प्रवृत्ति पर सबसे सटीक और व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। पूर्ण रूप से व्यवस्थित और क्रमबद्ध सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ चीजें देखिएगा, जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाए भावना क्या होती है? भावना क्या होती है? तो याद रखिएगा, विचारों का आंतरिक स्वरूप। जैसे आप किसी से कहते हो कि तुम मुझे समझो, तुम मेरे विचारों को समझो, तुम मेरे भावों को समझो, तो भैया भाव क्या है? भाव तो आपके मन के अंदर आते हैं और वो कोई समझ नहीं सकता, वो कोई समझ नहीं सकता है। देखिएगा, तो हमने आपसे क्या कहा? भावना क्या होती है? विचारों का आंतरिक स्वरूप होता है। एक तो भावना हो गई, दूसरा क्या होते हैं? दूसरे होते हैं संवेग। दूसरे क्या होते हैं? संवेग होते हैं। संवेग क्या है? विचारों का बाह्य प्रकाशन। क्या है? विचारों का बाह्य प्रकाशन। तो भावना क्या है? विचारों का आंतरिक स्वरूप। संवेग क्या है? विचारों का बाह्य प्रकाशन। क्या है? विचारों का बाह्य प्रकाशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आता है थर्ड। थर्ड क्या आता है? थर्ड आपके आते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या है? विचारों का क्रियात्मक रूप। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आती है भावना। भावना क्या है? विचारों का आंतरिक स्वरूप। भावना क्या है? विचारों का आंतरिक स्वरूप है। फिर दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है संवेग। विचारों का बाह्य स्वरूप है, विचारों का बाह्य प्रकाशन है। थर्ड आपका आता है मूल प्रवृत्ति। विचारों का क्रियात्मक रूप है। क्या है? विचारों का क्रियात्मक रूप है। ठीक है, तीनों चीजें आपने पढ़ ली। सबसे पहले भावना क्या होती है? भाव हमारे मन के अंदर चला करते हैं, कहीं कोई भाव आ रहा, कहीं कोई भाव आ रहा, कहीं भाव आ रहा है किसी के लिए जान दे देना, कहीं किसी के लिए कि कहीं कभी कभी मन में भाव आता है किसी की जान ले भी लेना। तो ये जो भाव है ये हमारे कहाँ होते हैं? मन के अंदर आते हैं। तो मन के अंदर आने वाले भावों को भावना कहा जाता है। भावना, जो भाव आपके मन के अंदर आते हैं वो भावनाएं हैं। अब मान लीजिए हमारे मन के अंदर किसी के लिए प्रेम आता है, किसी के लिए गुस्सा आता है, किसी के प्रति क्रोध आता है, अनेक भाव आते हैं। तो मान लीजिएगा हमारे मन में अगर किसी के प्रति घृणा है, हमारे मन में ही है,
मन के अंदर जो भाव है, तो जो हमारे मन के अगर अंदर है, जब तक अंदर है तो वह क्या है? भावना है। क्या है? भावना है। और जब हमने उसी को आपको बता दिया, क्या हुआ? हमने आपको बता दिया, या हमने उसी के अकॉर्डिंग, जैसे संवेग क्या है? विचारों का बाह्य स्वरूप। हम, मेरे अंदर ऐसे संवेग उत्पन्न हुए कि या हमारे मन में जो विचार है, हमने आपसे कह दिया कि मैं, तुम तो मेरे दुश्मन हो, ये हो, वो हो। तो जिस भाव के कारण हमने आपको बताया है ना, वह हमारा क्या हो जाएगा? वह साथियों संवेग हो जाएगा। तो संवेग क्या कराते हैं? विचारों को बाहर लाते हैं। जो भी हमारे अंदर होता है उसको बाहर लाने वाले कौन होते हैं? संवेग होते हैं। कौन होते हैं? संवेग होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? संवेग होते हैं। ईर्ष्या। फिर तीसरा है मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति मान लीजिएगा, किसी के प्रति हमारे मन में क्रोध है, ध्यान दीजिएगा, किसी के लिए मेरे मन में क्रोध है, तो जब क्रोध होते तो आप क्या करते हो? उससे लड़ने लगते हो। लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो? जिस पर आपको गुस्सा आएगा आप उस पर लड़ने लगते हो कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वो किया। कभी कभी तो आप मारने भी लगते हो। तो जब आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हो? लड़ते हो। क्या लड़ते हो? युद्ध लड़ते हो। तो जो क्रोध है, क्रोध युयुत्सा को जन्म देता है। क्रोध क्या करेगा? युयुत्सा को जन्म देता है। बिल्कुल सही सुमन कहती हैं, किसी के प्रति गुस्सा जो मन में है वह हमारी एक तरह से भावना है। भावना है। और अगर हमने उसको बता दिया, मन के अंदर है तब तक भावना है, बता दिया तो संवेग हो गया, बता दिया तो संवेग हो गया। ठीक है। और अगर उसको उठा के 2-4 बार पटक दिया तो क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति आ गई। मूल प्रवृत्ति आ गई। ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? फटाफट बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर मेरे साथियों एक तरफ आपको लिखना है मूल प्रवृत्ति, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? दूसरी तरफ आपको लिखना है संवेग। क्या लिखना है? संवेग। जैसे सबसे पहले आपके मन के अंदर वेग, वेग मतलब होता है जो जोर से आए, जो हमारे मन में जोर से आते हैं मन के अंदर। तो मान लीजिए हमें क्या आया? हमारे मन में आया भय। भय मतलब डर। भय मतलब डर। तो जब हमारे मन में डर आता है, मान लीजिएगा आप कहीं गए, अब वहां पर आपको भूत, चुड़ैल, चोर, बदमाश, डाकू कुछ भी मिला, तो अब आप क्या करोगे? वहां पर आसन जमा के बैठ जाओगे क्या? आसन आसन डाल के बैठ जाओगे कि भाई हम यहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको डर लग रहा है। तो आप क्या कहोगे? जब भी आपको डर लगता है, जब भी आपको डर लगता है तो आप उस स्थान से भागने की कोशिश करते हो, उस जगह से दूर हटने की कोशिश करते हो। तो याद रखिएगा, भय का क्या होता है? भय का हो जाता है पलायन। भय का क्या हो जाता है? पलायन हो जाता है। जब भी आपको भय लगता है तो आप उस स्थान से हट जाते हो, तो भय का क्या हो जाएगा? पलायन हो जाएगा। भय का पलायन हो जाएगा। दूसरा आपका आता है क्रोध। जब आपको क्रोध आता है, क्रोध मतलब गुस्सा, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो पलायन का मतलब क्या होता है? पलायन का मतलब होता है किसी स्थान से हट जाना। तो जब भी आपको डर लगता है, भय लगता है, आप उस स्थान से हट जाते हो। दूसरा है क्रोध। जब क्रोध आता है तो क्या करते हो? अभी बताया था भैया, लड़ाई लड़ते हो ना, लड़ाई लड़ते हो, लड़ाई लड़ते हो तो क्या हो जाएगा? युयुत्सा हो जाएगा। युयुत्सा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, क्रोध आने पर, क्रोध जब आता है तो आप क्या करते हो? जिस व्यक्ति पर क्रोध आएगा, कुछ लोग तो लड़ने लगते हैं, कुछ लोग क्रोध आने पर अपना जो क्रोध है वो छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं, कुछ कहते नहीं, बस ये सोचते कि इससे पीछा छुड़ा लो भाई। देखिएगा, कहा गया है
ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, सबसे झगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। कहने का मतलब ये है कि जब क्रोध आया और अगर दोनों ओर बराबर के लोग हैं, तब तो भाई आप क्या करते हो, तब तो आप चुपचाप, जब क्रोध आया बराबर का है तो आप लड़ लोगे। लेकिन जब क्रोध आता है, जैसे मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, या किसी बड़े ने कुछ कह दिया, अब भाई उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। या कभी कभी होता है शिक्षक ने कुछ कह दिया, मान लीजिए मैथ के टीचर ने कुछ कह दिया, तो फिर आप क्या करते हो, भैया इनसे तो पीछा छुड़ा लो, क्योंकि हम इनकी तो क्लास झेल ना सकते, इनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इनसे पीछा छुड़ा लेंगे, यानी उनकी क्लास नहीं लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। सभी लोग देखिएगा, क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगा। क्लियर। अब निवृत्ति में आपको अगर निवृत्ति का मतलब नहीं पता है तो भैया लिख लो, पीछा छुड़ाना। अब तुम लोग कहीं मत देना कि मैम कह रही थी, क्योंकि तुम लोग तो बहुत इसके जस्ट बाद है मैथ का, कही देते हो मैम ने ऐसा बोला है। अलगा है तो ये पहले कहते थे। मेरी तौबा, हम क्यों सर पर कमेंट करेंगे, हम तो आप लोगों की मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं, हम तो आप लोगों की मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिएगा आगे। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी आपके आसपास समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, कुछ बातें अच्छी करते हैं तो कुछ काम अच्छे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वात्सल्य की। किसकी बात कर रहे हैं, वात्सल यानी वत्सल की। वत्सल, वत्सल क्या होता है, बच्चे के प्रति प्रेम। जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसको कहते हैं वात्सल्य। और जो किसी दूसरे, किसी बड़े के प्रति प्रेम हुआ, जैसे समजात के प्रति या विषमलिंगी के प्रति प्रेम हुआ, तो वो प्रेम होता है। और यहाँ पर जो प्रेम होता है इसी को आप कहते हो ममता। क्या कहते हो, ममता। यानी जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है उसको ममता कहते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चे के प्रति प्रेम माँ को होता है, इसीलिए जो माँ का प्रेम होता है उसको ममता बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, वात्सल्य या वत्सल। वत्सलता किसको जन्म देती है, संतान कामना को। तो आप क्या कामना करते हो, आप कामना करते हो कि हमारा भी बच्चा ऐसा हो। जैसे अगर कोई बच्चा पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, टॉप करता है, तो आप क्या करते हो कि ऐसे ही मेरा बच्चा हो, ऐसे ही टॉप करे। तो याद रखिएगा, वात्सल्य यानी जो वात्सल्य होता है, बच्चे के प्रति प्रेम होता है, कि किसको जन्म देती है, संतान कामना को जन्म देती है। किसको कामना करती है, संतान कामना। ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद आता है, इसके बाद आते हैं करुणता, करुणा, करुणा या दीनता। करुणा या दीनता। दीनता का भाव किसके लिए आता है, दीन के लिए आता है, गरीब के लिए आता है ना। तो यहाँ पर जो भी आपका शरणागत होता है, यानी जो भी शरण में आया है, कहते हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तो शरणागत को हम क्या करते हैं, शरणागत पे हमें करुणा आती है। क्या आती है, करुणा आती है, यानी दया आती है। क्या आती है, दया आती है, यानी दीनता आती है। तो शरणागत के लिए क्या आता है, दीनता का भाव आता है, करुणा का भाव आता है। करुणा नहीं आता है, करुण का मतलब होता है शोक के समान दुख। यहाँ पर करुणा आती है। क्या आती है, करुणा आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगला, अगला कामुकता। कामुकता, ध्यान दीजिएगा। जो कामुकता होती है, कामुकता से क्या आती है, काम प्रवृत्ति। क्या आती है, काम प्रवृत्ति। यानी जो कामुकता होता है, पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है
उसको कामुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? कामुकता कहते हैं। जो कामुकता होती है वो किसको जागृत करती है? काम प्रवृत्ति को जागृत करती है। किसको जागृत करती है? काम प्रवृत्ति को जागृत करती है। क्लियर? किसको? काम प्रवृत्ति को। क्लियर? आगे मान लीजिएगा इसके बाद आता है जिज्ञासा। क्या आता है? जिज्ञासा। तो जब जिज्ञासा होती है, तो हम क्या करते हैं? आश्चर्य होता है। आगे मतलब आश्चर्य मतलब अचरज होता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आश्चर्य का मतलब क्या है? विस्मय है। अचरज का मतलब विस्मय है। तो जब आश्चर्य होता है या विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, तो आश्चर्य किसको जन्म देता है? आश्चर्य किसको जन्म देता है? अद्भुत को जन्म देता है। तो हमारे मन में क्या जागृत होती है? जिज्ञासाएं जागृत होती हैं। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है, ये हमने पॉइंट नहीं लिखाया, नोट बना के भी नीचे लिखा देंगे। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और संवेग भी कितने होते हैं? 14 होते हैं। मूल प्रवृत्तियां 14, संवेग 14। मूल प्रवृत्तियां 14, संवेग 14। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति प्रत्येक संवेग से जुड़ी होती है। या हम कह सकते हैं कि हर एक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से जुड़ी होती है। हर एक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया? जिज्ञासा। जिज्ञासा किससे जुड़ी है? जिज्ञासा हमारी प्रवृत्ति है। जिज्ञासा मतलब आगे जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब आगे जानने की इच्छा। तो हमें क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। जब आश्चर्य हुआ तो हमें आगे जानने की इच्छा हुई। जब हमें आश्चर्य हुआ तो हमें आगे जानने की इच्छा हुई। तो यहाँ पर आश्चर्य किसका होगा? जिज्ञासा का हो जाएगा। आश्चर्य किसका हो जाएगा? जिज्ञासा का हो जाएगा। हाँ, आई एम सो सॉरी। देखिएगा, आई एम सो सॉरी, क्रोध 2 जगह लिख दिया, घृणा होगा। ठीक है, देखा नहीं, 2 जगह क्रोध लिखिए। घृणा, घृणा का क्या होता है? निवृत्ति होता है, यानी जिससे हमें घृणा होती है, जिससे हमें घृणा होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये घृणा का मतलब, जब आपको घृणा होगी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब हमें घृणा होगी तो हम उस व्यक्ति से दूर हटने की कोशिश करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि जब हमारे जो हमारे बड़े होंगे, जब हम पे क्रोध करते तो उनसे भी हम पीछा छुड़ाते हैं। तो अगर पहला निवृत्ति में घृणा नहीं है, अगर घृणा में निवृत्ति नहीं है, तो फिर हम क्रोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें आप मेंशन कर लीजिएगा। हमने क्रोध, आप घृणा आपको मेंशन नहीं कराया था। दोनों चीजें याद रखना। फर्स्ट आप चूज घृणा आपको करनी है। आप सभी को इतना बड़ा सा थैंक यू घृणा को याद दिलवाने के लिए। चलिए, तो जिज्ञासा का क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखो, जिज्ञासा का आश्चर्य। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आत्महीनता। आत्महीनता, आत्म मतलब अपने ऊपर आपको ग्लानि कब होती है? अपने ऊपर आपको हीनता का भाव कब कब महसूस होता है? जब जो लोग गरीब होते हैं ना, गरीब, जिनको हम कहते हैं दीन है ना, दीनहीन कहते हैं ना, तो जो गरीब होता है, गरीब को अपने ऊपर क्या आती है? अपने ऊपर ग्लानि होती है। अपने ऊपर ग्लानि होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या जो गरीब होता है उसको अपने ऊपर क्या होती है? अपने ऊपर हीन भावना आती है। तो आत्महीनता का क्या हो जाएगा? दीनता हो जाएगा। देन लिख लीजिएगा, क्लियर? दैन्यहीनता, क्लियर? चलिए, अब देखिएगा, आत्महीनता का मतलब क्या है? अपने मन में हीन भाव कब आता है? जब कोई गरीब होता है,
तो आत्महीनता, आत्महीनता किसको जन्म देती है? दैनता यानी दीनता को जन्म देती है, जिसको कि हम कहते हैं पुअर। पुअर मतलब गरीब। पुअर किसको कहते हैं? गरीब। और गरीब अपने अपने मन में अपने आप को हीन समझता रहता है। क्या होता है? हीन समझता रहता है। क्लियर? अब देखिएगा, अगला है आत्म स्वाभिमान। आत्म स्वाभिमान यानी आपको अपने ऊपर अभिमान कब होता है? जब आप कुछ बड़ा काम करते हो, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, जब आप ऐसा कार्य करते हो कि समाज में लोग आपको जानते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया होगा। हाँ भाई, सब्जी जरूर ले लो। चलिए देखिएगा, तो जब आपने कुछ अच्छा कार्य किया तो आपको अपने ऊपर क्या हुआ? अभिमान हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्म गौरव। जब आपको अपने ऊपर, गौरव कहते हैं गुरु। गौरव क्या कहते हैं? गुरु। गुरु मतलब बड़ा। जब आपको, आप बड़े बन जाते हो, चाहे तो आप पद से बने हो, चाहे आप पद से बने हो। पद का मतलब दो तरह का होता है, एक नौकरी होता है और एक एज होता है, एज। ठीक है? तो जब आप किसी से बड़े होते हो, पद में या किसी में, तो आपको क्या हो जाता है? अपने ऊपर अभिमान हो जाता है, अपने ऊपर गौरव हो जाता है। ठीक है? तो आत्म गौरव से आत्म अभिमान जागृत होता है। आत्म अभिमान जागृत होता है। ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर अगला, तो आत्म गौरव किसको जन्म देता है? आत्म स्वाभिमान को जन्म देता है। अब इसके बाद आता है संग्रह करने की प्रवृत्ति। क्या आती है? संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह किसे कहते हैं? संग्रह कहते हैं इकट्ठा करना। संग्रह किसे कहते हैं? संग्रह करते कहते हैं इकट्ठा करना। तो जब आप इकट्ठा करते हो, जब आप क्या करते हो? इकट्ठा करते हो। तो जब चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती हैं, संग्रह किया, चीजें बढ़ जाएंगी, काफी आपके पास सामान जमा हो जाएगा, तो ये किसको जन्म देता है? सामूहिकता। सामूहिकता यानी संग्रह की भावना किसको जन्म देती है? सामूहिकता को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? सामूहिकता को जन्म देती है। क्लियर? किसको जन्म देती है? सामूहिकता को जन्म देती है। आगे, अगर आपको जब आपको भूख लगती है, तो आप क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए होता है। भूख किसको जन्म देती है? भूख से भोजन। ठीक है? दूसरा, अगर आपसे कहे संग्रहण, संग्रहण का मतलब क्या होता है? भूख किसको जन्म देती है? भोजन को। अब देखिएगा, जब आपके पास देखिएगा, यहाँ पर सभी लोग समझिएगा, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे एक तो संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। ध्यान देना, संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। तो जब चीजों को आप ज्यादा इकट्ठा करेंगे, जब आप चीजों को ज्यादा इकट्ठा करेंगे, तो ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाएंगी, तो सामूहिकता बन जाएगी। क्या बनेगी? सामूहिकता बन जाएगी। ठीक है? अब देखिएगा, दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा हमने कहा संग्रहण। संग्रहण का मतलब जब आपके पास सब कुछ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो आप क्या बन जाओगे? उसके मालिक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। तो संग्रहण किसको जन्म देता है? संग्रहण किसको जन्म देता है? स्वामित्व को। किसको जन्म देगा? स्वामित्व को। किसको जन्म देगा? स्वामित्व को। किसको जन्म देगा? स्वामित्व को। क्लियर? किसको जन्म देगा? स्वामित्व को। जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, दो आपके और बचे हैं। अगला है बच्चा रचना। अगला है कि किसी चीज की अगर आपको रचना करनी, रचना का मतलब होता है निर्माण करना, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो यहाँ पर जब आप किसी चीज की रचना करते हो, यानी जब कोई चीज आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे? उसकी रचना करते हो। क्या करते हो? रचना कर देते हो। तो क्या हो जाएगा? संरचनात्मकता। 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 ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मकता।
हाँ, अलका कहती है रचना हो जाएगा, बिल्कुल बच्चा, रचना भी हो जाएगा, रचनात्मकता भी हो जाएगा और संरचना भी हो जाएगा। संरचना का मतलब क्या होता है? निर्माण। इसका मतलब क्या होता है? निर्माण हो जाएगा। इसको उत्पादकता भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? उत्पादकता भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपकी 14, जो 14वीं मूल प्रवृत्ति है, उसको हम क्या कहते हैं? हास्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य कहते हैं। हास्य मतलब हंसी। जब हंसी कब आती है? जब हम खुश रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो यहाँ पर याद रखना आमोद चलिए, अब सही हो गई होगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर मेरे साथियों आपको लिखना होगा चलिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा नोट बना के, मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती हैं, जो किसी ना किसी संवेग से जुड़ी होती हैं, जो किसी ना किसी संवेग से जुड़ी रहती हैं। हमने आपसे क्या कहा? मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है, 14 होती हैं, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से जुड़ी रहती हैं। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वह मैकडूगल के द्वारा दिया गया। सबसे पहले जिसने मूल प्रवृत्ति का प्रयोग किया वो जेम्स था, और व्यवस्थित रूप से प्रयोग किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी मेरे साथियों मैकडूगल ने दिया था। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। क्लियर? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट में तो आप बता नहीं सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर करते हैं। अब जो अभिप्रेरणा की विशेषताएं बची होंगी, कल करा के फिर इसके बाद आपका बाल विकास स्टार्ट करते हैं। क्लियर? और बाल विकास में सबसे पहले संवेगात्मक विकास बताएंगे, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप लोग वैसे भी अच्छी बताएंगे, ये बात तो हमको पता थी। आप लोग कभी नहीं कहते क्लास अच्छी नहीं थी, जब देखो क्लास अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। थैंक यू। चलिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।